नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं सीएम लर्नर। पिछली क्लास में हमने कुछ ब्राह्मण वंशों के बारे में पढ़ा। उसमें सातवाहन वंश, कण्व वंश और सुंग वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जाएंगे कि उसी समय कुछ विदेशी आक्रमण भी होते हैं भारत में, उनके बारे में। तो पहले देखते हैं भारत में विदेशी आक्रमण होते कहाँ से हैं। तो भारत में आपको पता है, भारत 3 साइड से जल से घिरा हुआ है। तो उस समय एंशिएंट हिस्ट्री में नेवी इतनी मजबूत नहीं थी कि जल मार्ग से आक्रमण कर सके। और एक साइड है हिमालय, तो आप देखेंगे इस साइड जो हिमालय रहता है पूरा, और इस साइड ये 3 साइड है ये जल से घिरा हुआ है। तो जल से आक्रमण करना थोड़ा मुश्किल था एंशिएंट हिस्ट्री में। उस समय उतनी नेवी इतनी मजबूत नहीं थी। नेवी मजबूत आती है मिडाइवल के एंड में, और मॉडर्न में आके नेवी मजबूत होने लगती है। और इस साइड से हिमालय से घिरा हुआ था, तो हिमालय पर्वत को पार करके आना बहुत कठिन था। तो जो जैसे आक्रमण होते थे वो मेनली पाकिस्तान और पंजाब के क्षेत्र से ही होते थे। तो आज हम देखने जाएंगे कौन कौन से वंशों का, विदेशी वंशों का मौर्य वंश के बाद भारत पर आक्रमण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं मौर्य वंश के बाद मगध डायनेस्टी या फिर मगध था। कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। उसी के क्रम में कुछ स्थानीय राजा और कुछ भारी आक्रमण को निमंत्रण मिलता है भारत में आने का। तो कुछ स्थानीय राजाओं में हमने कल पढ़ा था ब्राह्मण वंश, सातवाहन वंश, सुंग वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जाएंगे विदेशी वंश के बारे में। तो विदेशी वंशों में जो ऑर्डर है उसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो ऑर्डर ही एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि किस ऑर्डर में विदेशी आक्रमण हुए थे भारत में मौर्यों के बाद में। जो पहला आक्रमण हुआ था वो था हिंदू यूनानियों ने सबसे पहले आक्रमण किया था भारत में मौर्य वंश के बाद, और उसके बाद किया था शकों ने, फिर किया था पहलव ने, और सबसे लास्ट में किया था कुषाणों ने। तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? हिंदू यूनानियों ने किया था। दूसरा किया था शकों ने, तीसरा पहलव, और चौथा कुषाणों ने कहा था। तो अब हम पढ़ने जाएंगे हिंदू यूनानियों के बारे में। तो हिंदू यूनानियों के बारे में पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं हिंदू यूनानियों को और क्या क्या बोलते थे। तो हिंदू यूनानियों को ग्रीक और बैक्टीरियाई भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं हिंदू यूनानियों को? जो हिंदू यूनानी थे उनको इतिहास में ग्रीक, हिंदू यूनानियों को ग्रीक और बैक्टीरियाई भी बोला जाता है। तो इन्होंने जो आक्रमण किया था वो कब किया था? 190 ईसा पूर्व में हिंदू यूनानियों ने भारत पे आक्रमण किया था। तो सबसे पहले जो भारत पे आक्रमण किया था वो एक शासक था। सबसे पहले जो डेरियाइस नाम का एक शासक था। जो कौन था? बैक्टीरियाई शासक था। डेरियाइस नाम का एक शासक था, जो बैक्टीरियाई शासक था। उसने 190 में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था और अपनी राजधानी, सबसे पहले आक्रमण करके अफगानिस्तान और पंजाब का, पाकिस्तान पंजाब का जो क्षेत्र था उसको जीत गया था। पंजाब का जो क्षेत्र था उसको जीत गया था और अपनी राजधानी साकल, जो आज के समय का सियालकोट है, उसका नाम था साकल। सियालकोट है आज के समय का, उसको अपनी राजधानी बनाता है। अब देखते हैं इसका प्रमुख शासक कौन था। तो इसके प्रमुख शासक की बात करें
तो इसका प्रमुख शासक था मिनांडर। जो प्रमुख शासक था, हिंदू यूनानी शासकों का प्रमुख शासक था मिनांडर। और इसके बारे में एक प्रमुख बात यह है कि एक किताब थी जो नागसेन ने लिखी थी, जिसमें नागसेन मिनांडर के द्वारा नागसेन को कुछ बुद्ध धर्म के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका आंसर नागसेन ने दिया था। तो उस किताब, उन जो प्रश्न उत्तर है उनका संकलन जो है उनको एक किताब में संकलित किया गया। उस किताब का नाम मिलिंद पन्नो। तो मिलिंद पन्नो नाम की किताब है जिसमें नागसेन ने मिलिंद, मिनांडर का नाम मिलिंद था, मिनांडर का नाम मिलिंद था। मिलिंद के प्रश्नों का प्रश्नोत्तरों का संकलन है। और ये किसने लिखी थी? ये नागसेन ने लिखी थी। और किससे रिलेटेड क्वेश्चन थे? प्रश्न किसने रिलेटेड थे? बुद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न थे। बुद्ध धर्म से प्रश्न संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया था किसमें? मिलिंद पन्नो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। मिलिंद पन्नो एक किताब है जिसमें मिनांडर मिलिंद, जिसका नाम मिलिंद था, उसके द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे नागसेन के द्वारा, नागसेन को, और नागसेन ने उन क्वेश्चनों का आंसर दिया था। उन जो प्रश्न उत्तरों का संकलन किया गया है वो मिलिंद पन्नो नाम की किताब में किया गया है। अब बात करते हैं जो हिंदू यूनानी शासक हैं उनका भारत के आने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब देखते हैं हम हिंदू यूनानियों के भारत के आने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंदू यूनानी शासकों ने भारत में चलाए थे। और इनके सिक्कों की खास बात यह थी कि इनके सिक्कों पर सबसे पहले सन जो किस समय, किस काल के और किस राजा ने जारी किए थे, उनकी छाप या फिर उनके बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जो चलाए थे, सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसने चलाए थे? हिंदू यूनानी चलाए थे। और इनके सोनों के सिक्कों की खास बात क्या थी? सबसे पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले इनके सिक्कों से तिथि और राजा की जानकारी मिलती है। तिथि और राजा की जानकारी सबसे पहले कब मिलती है? हिंदू यूनानी शासकों के बाद से मिलती, सबसे पहले उनसे मिलती है। और जो नाट्य में, जब नाटक खत्म, कोई भी नाट्य चलता है, उसके बाद जो नाटक खत्म होता है, उसके बाद जो पर्दा गिरने की प्रथा होती है, जो किन्होंने चालू की थी? हिंदू यूनानी ने चालू की थी। तो नाट्य जो नाटक के बाद पर्दा गिराने की प्रथा है वो किसने चालू की थी? हिंदू यूनानियों ने चालू की थी सबसे पहले। तो पहली बात क्या है? सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चालू किए थे? सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों ने चालू किए थे, जिनपे राजा के बारे में और उसकी कब जारी किए थे उसके बारे में लिखा हुआ था। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में कोई ऐसा शासक था जिनके सिक्कों पर कुछ ऐसा लिखा था, तो हिंदू यूनान थे भारत में। और उसके बाद जो प्रथा, नाट्य के बाद जो प्रथा गिराने की प्रथा है वो किसने चालू की थी? हिंदू यूनानी ने, जो आज भी भारत में, आज भी विश्व में प्रख्यात है। और जो तीसरी बात है, गांधार शैली थी, गांधार कला थी,
जो गांधार कला का उदय में भी इनका योगदान है। और गांधार कला में उनका उदय में योगदान क्या है? जो बैक्टीरियाई शासक थे उनके जो वहां की जो कला थी उसको बोलते हैं हैमिल्टन। तो उनको उस कला को क्या बोलते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं। और उसमें जब भारतीय कला मिलती है तो वो बनती है गांधार कला। तो गांधार कला के बाद आपने देखा होगा गांधार बाद में जाके बहुत सी बौद्ध धर्म की मूर्तियां भी बनती है गांधार कला में, और मथुरा कला में जैन धर्म की मूर्तियां बनती है। अब देखते हैं हम दूसरे वंश शकों के बारे में। तो अब देखते हैं दूसरे विदेशी शासकों के बारे में जो थे शक। तो शक थे जो वो मध्य एशिया से होकर भारत आए थे। तो शक कौन थे? शक थे मध्य एशिया से होकर भारत आए थे। तो शक मध्य एशिया से होकर भारत आते हैं। और ये शक थे जो एक कोई शासक वासक नहीं थे, ये चारागाहों की खोज में आए थे। जो ये शक थे वो पशु वगैरह रखते थे, इसलिए उनको चारा चाहिए होता था। तो चारागाहों की खोज में आए थे, खोज में भारत आए थे। चारागाहों की खोज में भारत, और बाद में धीरे धीरे जाके ये अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाते हैं। और ये कितनी शाखाओं में बढ़ते हैं? 5 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। और उनमें से एक शाखा होती है शक शाखा, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। तो शकों का जो प्रमुख शासक था वो था रुद्रदामन। शकों का जो प्रमुख शासक था रुद्रदामन था। और रुद्रदामन कब आया था? 150 बीसी से 130 बीसी के करीब रुद्रदामन का शासनकाल था। अब रुद्रदामन के द्वारा कुछ किए गए प्रमुख कार्य थे, उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो रुद्रदामन ने एक सुदर्शन झील थी, जिसका जीर्णोत्थान करवाया था। जीर्णोत्थान का मतलब क्या है? उसको साफ करवाया था। जिसका रुद्रदामन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है? साफ करवाया था। जो रुद्रदामन है वो संस्कृत भाषा का भी प्रेमी था। तो संस्कृत भाषा इसको बहुत ही प्यारी थी, संस्कृत का प्रेमी था। और संस्कृत में इसने एक शिलालेख का निर्माण भी करवाया था, जिसको जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं। संस्कृत में जो सबसे पहला संस्कृत में भारतीय अभिलेख था वो था जूनागढ़ अभिलेख। और इसके बारे में किसकी जानकारी मिलती है? इसके जूनागढ़ अभिलेख से सम्राट अशोक और मौर्यों की जानकारी मिलती है, और मौर्यों की जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक और मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। और जो शकों को है ना, शकों के उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे जिसने शकों को हराया था।
उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को हराया था। उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे जिन्होंने शकों को हराया था, और शकों को हराने के बाद उसने दो कार्य किए थे। राजा ने शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित करने के बाद उसने दो कार्य किए। जो पहला कार्य था, उसने अपनी एक उपाधि हासिल की, तो विक्रमादित्य की उपाधि। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि किस जगह के राजा ने हासिल की थी? वो थे उज्जैन के राजा। तो सबसे पहले विक्रमादित्य अपने आप को द्वितीय की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और दूसरा एक कैलेंडर चलाया था, विक्रम संवत। विक्रम संवत चलाया था। एक कैलेंडर चलाया था विक्रम संवत। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विक्रम संवत किसने चलाया था? उज्जैन के एक राजा ने चलाया था, जिसका नाम था विक्रमादित्य। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था। अब हम बात करते हैं तीसरे अब हम बात करते हैं तीसरे विदेशी आक्रमण के बारे में, जिनको हम पहलव बोलते हैं, जिनका नाम था पहलव। और इन्होंने अपनी राजधानी जो है तक्षशिला को बनाया था। और जो इनका प्रमुख शासक था, वो था गोदोफर्नेश। इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाते हैं। तो पहलों की राजधानी पूछी जाती है और प्रमुख शासक था गोदोफर्नेश। और एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, सेंट थॉमस था, एक सेंट थॉमस विदेशी यात्री था जो भारत में आया था। किसके लिए आया था? वो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आया था। सॉरी, जैन धर्म नहीं, क्रिश्चियन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आया था। तो एक विदेशी सेंट थॉमस जो किन के साथ आया था? पहलवन के साथ आया था। विदेशी शासक था जिसका नाम था सेंट थॉमस, जो ईसाई धर्म है, जो क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में आता है। और किन के साथ आता है? पहलवन के साथ। तो इनसे तीन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इनसे। तो इनसे जो पहला क्वेश्चन है वो राजधानी पूछा जाता है। दूसरा, प्रमुख शासक कौन था? गोदोफर्नेश। और सेंट थॉमस किसके समय आया था? पहलों के समय आया था। और क्यों आया था? ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आया था। अब देखते हैं हम जो चौथा विदेशी शासक था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत से क्वेश्चन, और एक प्रमुख राजा कनिष्क भी उसी में आता है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो चौथा जो सबसे प्रमुख है वो है कुषाण। कुषाण जो है वो चीन की एक जाति से संबंधित, चीन की एक प्रमुख जाति थी। चीन की तोसरी जाति से संबंधित थे। तो कुषाण जो है चीन की तोसरी जाति से, और जो कुषाण है वो मध्य एशिया से होकर भारत आए थे। एशिया से होकर भारत आए थे। मध्य एशिया से क्यों आए थे? हिमालय से होकर क्यों नहीं आए? क्योंकि हिमालय को पार करके आना बहुत ही कठिन था, इसलिए वो मध्य एशिया से होकर आए थे। और आने के बाद, यहाँ आने के बाद ये 5 भागों में विभाजित हो जाते हैं। 5 भागों में विभाजित हो जाते हैं।
तो ये तोसरी जाति के हैं। तो तोसरी जाति का एक समूह भारत में आता है और यहाँ आने के बाद ये 5 भागों में विभाजित होता है और उनमें से एक भाग था कुषाण, जो जाके आगे जाके प्रमुख बनता है। तो कुषाणों के संस्थापक थे, उनके बारे में देखते हैं। संस्थापक कौन थे? कुंडुक कदफिसिस। जो इनके कुषाणों के संस्थापक वो कौन थे? कुंजुक कदफिसिस। तो यहाँ नाम याद रखना आपको, कुंजुक नाम याद रखना है। और इनके पुत्र थे विम कदफिसिस। और जो इनके पुत्र थे उनका नाम था विम कदफिसिस। उन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? जो राजधानी थी वो पहले उन्होंने पेशावर बनाई थी, लेकिन बाद में जाके पहली राजधानी की पेशावर थी, बाद में मथुरा को अपनी राजधानी बनाते हैं। और इनका जो प्रमुख शासक है वो है कनिष्क, जिनके बारे में आपने सुना होगा। जो प्रमुख शासक था उसका नाम था कनिष्क। और कनिष्क ने कुछ ऐसे कार्य किए जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो कनिष्क ने 78 एडी में 78 ईस्वी में राजा बनते ही एक कैलेंडर चलाया जिसको बोलते हैं शक संवत। शक संवत चलाया, जो आज भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। तो 78 ईस्वी में कनिष्क राजा बनता है और राजा बनते हैं शक संवत चलाता है। शक संवत नाम का एक कैलेंडर चलाता है और वो एक भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। और कनिष्क के समय चीन से जो मध्य एशिया के बीच में रेशम का व्यापार होता था। जो कनिष्क के समय चीन से मध्य एशिया के बीच में जो रेशम का व्यापार होता था वो कनिष्क के शासन क्षेत्र से होकर गुजरता था। एक सड़क जाती थी कनिष्क के शासन क्षेत्र से और उस सड़क पर कुछ वो प्रतिबंध टैक्सेस लगाकर अत्यधिक धन कमाता था। तो रेशम का व्यापार होता था। रेशम का व्यापार किसके बीच होता था? चीन और मध्य एशिया के बीच। चीन और मध्य एशिया के बीच रेशम का व्यापार होता था और वो किसके शासन काल से गुजरता था? तो कनिष्क के शासन से गुजरता था। कनिष्क के शासन क्षेत्र से। शासन क्षेत्र से होता था और उसपे वो टैक्स या कर वसूल करता था। कर वसूल करके बहुत सारा पैसा कमाता था और इसी के परिणाम स्वरूप जो सबसे पहले कोई राजा था जिसने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा धन था, बहुत ज्यादा धन कमाते थे इन टैक्सों से। टैक्स वगैरह कर वगैरह वसूल करके चीनियों पर जो कर वगैरह वसूलते थे उनसे बहुत ज्यादा कर कमाते थे और उस कर की वजह से वो बहुत अत्यधिक धनाढ़ क्षेत्र था ये। तो कनिष्क का शासनकाल था कि काल में कनिष्क एक अत्यधिक धनाढ़ क्षेत्र में था और उस धनाढ़ क्षेत्र के होने के कारण उसने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। स्वर्ण मुद्राएं मतलब सोने के सिक्के जो सबसे पहले चलाए थे। अब आप कहोगे कि सोने की मुद्राएं तो आपने कहा था कि भाई पहले हिंदू यूनानी ने चलाए थे, लेकिन हिंदू यूनानी भारत से जो बाहर जहां से आए थे वो वहां से सिक्के लेके आए थे और जो कनिष्क था उसने जो सिक्के चलाए थे वो भारत में बने हुए सिक्के चलाए थे। भारत में सबसे पहले जो बने हुए सिक्के चलाए थे किसने चलाए थे?
स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? कनिष्क ने चलाई थी। कनिष्क ने चलाई थी। और जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी। महायान जो शाखा थी उसको मानता था, महायान शाखा को मानता था। अब इसके दरबार में कुछ विशेष लोग रहते थे, उनके बारे में देखते हैं। एक थे अश्वघोष। तो कनिष्क के दरबार में कौन रहता? अश्वघोष। अश्वघोष कौन था? जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। और बुद्ध चरित्र के बारे में कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। और एक थे चरक, जिनको चिकित्सा का जनक माना जाता है। चरक थे, वो कनिष्क के दरबार में रहते थे और उन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। चरक संहिता की रचना की थी चरक ने। और पहले कौन थे? अश्वघोष थे, जिन्होंने बौद्ध चरित्र की रचना की थी। दूसरे थे चरक, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। और जो तीसरे हैं वो है सुश्रुत। जो सुश्रुत थे, इन्होंने शल्य चिकित्सा, भारत में शल्य चिकित्सा का जनक इनको कहा जाता है। शल्य चिकित्सा शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को कहा जाता है। और जो चौथे तो रिकॉर्डिंग मेमोरी फुल होने का रिकॉर्डिंग हो गई, कैंसिल हो गई, जिसके कारण हमें ये लास्ट वाला पार्ट दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि बौद्ध धर्म का जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। और उसके दरबार में कुछ लोग रहते थे, उनके बारे में देख रहे थे। तो पहला था अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। दूसरे थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। तीसरे थे जिनको चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। भारत में चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। तो इनको चरक चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। और तीसरे हैं सुश्रुत, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। भारत का शल्य चिकित्सा का जनक इनको माना जाता है, सुश्रुत को माना जाता है। तो शल्य चिकित्सा का जनक भी सुश्रुत, जो भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। और तीसरे थे नागार्जुन, जिनको भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। उन्होंने शून्यवाद का सूत्र दिया था और भारत का आइंस्टाइन वो भी नागार्जुन के दरबार में रहते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, तो जब पहले जाके वो आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।